करने लगा हूँ आपको मुझे कि आप लोगों की जो वीडियो है वो भी आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे जल्दी से बता दें कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। गुड, चलिए ठीक हो गया। चले अब लंबी चौड़ी तमहीद नहीं मानते। बशीर साहब कह रहे थे अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं मानूंगा। मुझे आपकी परेशान मैम ने ये बताया है कि 2 दिन से बच्चे जो हैं वो काफ़ी लेक्चर दे चुके हैं कि आपका सिलेबस क्या है और कैसे आता है। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं पे रुकूँगा और इसके बाद आगे जब हम साथ-साथ चलेंगे तो हम पढ़ते हुए। आज सिर्फ मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे ये बताया कि ये डेमो लेक्चर बच्चों को देना है, पढ़ाना है बच्चों को, ताकि बच्चे ये डिसाइड कर सकें कि आप लोगों ने हमारी की खरीदी भी है या नहीं खरीदी। ठीक हो गया? तो बस आप लोगों से मुझे एक गुज़ारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब मैं साथ-साथ पढ़ा रहा हूँ तो काइंडली जैसे भी आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, तो ये मैसेजेस लाज़मी करते रहना एक टीचर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो बच्चे जाग रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहला जो टॉपिक होता है जिसमें आपके वन पेपर किसी भी टाइप के हो, बीपीएससी एफपीएससी, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं जिस रीजन से, वो है पाकिस्तान अफेयर्स। आप लोग साथ साथ हेडिंग देते जाओ, एक पोर्शन अलग बना लो, पाकिस्तान अफेयर्स। या इसका एक और नाम भी अक्सर किताबों में मिलता है कि हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको हम पाकिस्तान अफेयर्स में हम पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स एक ब्रॉड टॉपिक है और इसमें हिस्ट्री एक छोटा सा पार्ट है जो कि आ जाए। अच्छा, अब पाकिस्तान अफेयर्स में अगर सबसे पहले हम डिवीजन बना लें छोटी सी, जरा 1-2 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी, तो बच्चों जरा साथ साथ लिखते जाओ। सबसे पहला पोर्शन कौन सा आता है जिसमें से आपको सवाल आता है? सबसे पहला पोर्शन आता है बच्चों हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा से पहले इस सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीजें थी या क्या क्या मेजर इवेंट्स आज हम पढ़ेंगे भी वो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद फिर हजरत ईसा के बाद जो दूसरा स्पैन शुरू होता है हिस्ट्री का, जिसमें मुस्लिम इन्वेजन्स इन सब कॉन्टिनेंट, दूसरा हिस्सा ये बनेगा मुस्लिम्स इन्वेजन्स इन द सब कॉन्टिनेंट। हजरत ईसा के बाद फिर आप लोगों को पता है हजरत ईसा सेकंड लास्ट पैगंबर है, आखिरी जो है वो हमारे पैगंबर हैं। उसके बाद फिर मुसलमानों का यहाँ आना शुरू हुआ, वो आज हम देखेंगे अगर टाइम मिल गया तो। ये दूसरा, फिर तीसरा बच्चों, जो तीसरा बंदा यहाँ पे मेन आता है वो आए फिर ब्रिटिश। ठीक है, तो आप ये कह लो कि द ब्रिटिश रूल इन द सब कॉन्टिनेंट तीसरा एरिया है। और इसमें से जो जो अब हम आज के दिन के करीब आते जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं, यानी ब्रिटिश में से काफी सवाल आते हैं। ब्रिटिश के बाद फिर बच्चों आपकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, जो तहरीकें चलाई गई ऑल इंडिया कांग्रेस या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से, इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की स्थिति से। अच्छा, फिर जब हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद, तो फिर आ जाओ आप लोग, जो हमारा एरिया सबसे ज्यादा आजकल डिस्कस किया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद 3 एरियाज, या चलो हम 4 कर लेते हैं ताकि इजीली हम कवर कर ले। सबसे पहला एरिया जिसमें से सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, आपकी आइन साजी जो हुई है, जो मेजर आपके जैसे अमेंडमेंट्स हैं, तरामीम हैं, या फिर आइन के अंदर हर्डल्स थी, वो सारी बात आइन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। उसके बाद बच्चों आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मुझे क्यों निकाला के नारे लगाए जाते हैं, तो मुझे क्यों निकाला की क्या हिस्ट्री है वो एक लंबा टेन्योर है, वो हम देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बाद, जो आपकी आती है बच्चों सोशल, मेजर सोशल डेवलपमेंट्स। सारी तो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते, ना ही इसको आप की जा सकती है, लेकिन मेजर जो सोशल डेवलपमेंट्स है वो सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो टिल डेट, यानी आज तक की तारीख तक जितने भी मेजर मेजर इश्यूज या मामला चल रहे हैं, ये आपका एक लंबा स्पैन होता है जो कि पाकिस्तान अफेयर्स में हम कवर करते हैं। नसीब बेटा आपने हैंड रेस किया हुआ है, अगर कोई सवाल है तो आप मैसेज में मुझे यहाँ लिख के भेज दो, मैं उसको कोशिश करता हूँ आंसर करने की।
ठीक होगी जी। साथ खान साहब कह रहे हैं वाओ वेरी नाइस, ठीक है। अब आई डोंट नो कि आपने किस बात में वाओ कहा है, लेकिन चलो। अब बच्चों कहानी ये है, स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो चीज आज हमने स्टार्ट करनी है, सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है वो है इस खित्ते की तारीख। यहाँ अलमिया ये है कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी आप पाकिस्तान को अलग ना करते, हिंदुओं के साथ गुजारा कर लेते, इंडिया के साथ रह लेते तो बड़ी अच्छी बात थी। तो अब क्यों ये बात करते हैं कि ओके जी, उमर साहब कह रहे हैं आई एम नॉट एबल टू लिसन द वॉइस। बच्चों सबको इशू है आवाज का? बेटा पीएमएस हुआ, मैं पीएमएस की तैयारी भी करवाता हूँ, लेकिन अभी ये जो क्लास है ये, हाँ ओके जी। खान साहब कह रहे हैं नाइस टू सी यू बैक ऑनलाइन। ओके, इसका मतलब अच्छा वॉइस इज क्लियर। तो बेटा जिसको वॉइस का इशू है वो बेटा आप अपना इंटरनेट दोबारा कनेक्ट करो। ये मैंने एक खर्चा किया, छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ अपने कान में ताकि आप लोगों को वॉइस का इशू ना। ठीक हो गया? तो मेरे हक हलाल के पैसों को आप लोग भी हक हलाल से वो करो, इसको दोबारा कनेक्ट कर लो। आई होप की आवाज आ चले। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके ओके तो वीर साहब जज़ाकल्लाह। सुहेल कह रहा वॉइस इज नॉट क्लियर। सुहेल बेटा अपना दोबारा कनेक्शन करो, दोबारा उसको कनेक्ट करो। मुबशिर जाते हैं लेकिन कम जाते हैं, और ये सिर्फ एफपीएससी वाले नहीं, पीपीएससी वाले भी कम जाते हैं प्री पार्टीशन की तरफ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्री पार्टीशन पढ़े बगैर आप पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसको श्वेत नहीं यार, मैं अभी मेरी क्या मजाल के मैं सिंध सरकार सही के वॉइस इज क्लियर बट नॉट लाउड। आई थिंक आवाज इतनी लाउड है कि आप लोगों को आवाज आ जाएगी। बच्चों जिनका इशू है वो कनेक्ट, ठीक है? बिकॉज़ वी हैव 100 पीपल हियर, तो अब 100 लोग हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि कुछ इश्यूज डेफिनेटली आएंगे। हम एक अजीम महान देश में रहते हैं तो यहाँ नेट के इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बस। तो बच्चों अब सबसे पहला पोर्शन जो आज हमने पढ़ना है, दैट इज, स्टार्ट करने के लिए आप लोग हेडिंग दे दोगे हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो मैंने आपको लिखवाया पहले वहां से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है। आकाश जट सब कह रहे हैं चैट ऑप्शन, अगर मैम फायजा बैठी है बेटा, मैं आई एम जस्ट लाइक यू, ठीक है? तो आई हैव नो कंट्रोल, ये मैम यहाँ पे बैठी हुई है, अभी बेहतर है फोन रहने दो ताकि मुझे बच्चों का पता लगता रहे, बच्चों के इश्यूज आएंगे। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका, अगर मैं एक चीज समझाना चाहूँ बच्चों, क्योंकि एक बड़ा ही मिसकंफ्यूजन है लोगों के अंदर। देखो बच्चों, आप लोगों ने अपने अपने बचपन में, तो खैर अभी भी चल रहा होगा लेकिन काफी सारे लोग मेरी तरह बचपन के होते होंगे, तो एक चीज जरा समझाना चाहूँ तो बच्चों देखो, एक होती है नंबर लाइन। ओके, अब बच्चों जरा देखो, एक होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोगों ने आई होप ये देखी हुई होगी। अब नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में हमेशा जीरो होता है, ठीक है बच्चों? अब जीरो के एक तरफ राइट साइड पे जो नंबर्स चल रहे होते हैं, ये नंबर पॉजिटिव नंबर चल रहे होते हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह 5 और फिर आगे सो ऑन, ठीक है? अब बच्चों ये आपके पॉजिटिव नंबर है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात का जवाब चाहिए किसी बच्चे से, तो बच्चों 4 बड़ा है या 3 बड़ा? जल्दी से कुछ जवाब दे दें। +4 बड़ा है या +3 बड़ा है? बहुत ही आसान सवाल है। आई नो कि ये बच्चों वाले, लेकिन हमने बच्चों वाले लेवल से स्टार्ट करना है ताकि मैं बात समझाऊं। यस, बिल्कुल ठीक बात है कि +4 बड़ा। लेकिन ये मजे की बात यहाँ ये है बच्चों कि जब आप इस नंबर लाइन के उस तरफ जाते, ठीक है? ओके, असद साहब कह रहे हैं 3 बड़ा है। असद वेरी गुड, ठीक है? अच्छा जी, तो जब बच्चों हम नंबर लाइन के जीरो के बैक साइड पे जाएंगे तो यहाँ नंबर नेगेटिव में चल रहे होते हैं, -1, ठीक है? उसके बाद -2 और फिर आ जाएगा -3 और फिर आ जाएगा -4। अब बच्चों मुझे कोई बताए -4 बड़ा है या -3 बड़ा? अब बताओ। हाँ जी, एनीवन, -4 बड़ा है या -3? ओके ओके, मुर्तजा अब्बास कह रहे हैं -3 -3 -3। ओके, सो इसका मतलब ये है, आप जिन -4, अगर तो साहब मैं बता दूं,
बच्चों माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू हो जाए उतनी छोटी हो जाती है। क्या जब साथ माइनस लगा हो तो जितनी वैल्यू बड़ी हो जाए उतनी वो वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपका -3 बड़ा है -4 से। ये एक रूल की बात ये है कि -3 बड़ा है -4 से। अब बिल्कुल ये अब आप कहोगे सर हम तो पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें ये मैथमेटिक्स कहां से आ गया, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज हमारी तारीख के ऊपर भी अप्लाई होती है। देखो बच्चों दो दौर है, पहला जो दौर है वो हजरत ईसा से पहले का दौर है। इस दौर को कहा जाता है बच्चों, इसको लिख लो बी सी, और या इसको कहा जाता है BCE। लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या। हाँ बच्चों, अब स्टार्ट करें बात को। सॉरी, मुझे जरा 1 मिनट के लिए कॉल पर म्यूट करना पड़ गई। तो अब बच्चों पॉइंट ये था, हम बात जो कर रहे थे कि जो हजरत ईसा से पहले का दौर है उसको कहा जाता है BC या BCE। तो बच्चों इसका मतलब BC का तो मतलब हम में से मेजॉरिटी को पता होता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। लिखते जाओ जरा साथ साथ आप लोग, ताकि साथ साथ नोट्स बन जाए, अगर हम नहीं भी होते तो आप लोग खुद पढ़ सको घर बैठ। तो BC बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, और BCE को क्या कहा जाता है? आजकल कुछ किताबों में BC को BCE लिखा जाने लगा है, ये एक नई नोटेशन दी गई है। तो BCE का मतलब होता है बच्चों बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा, और खाली BC बिफोर क्राइस्ट। जी बेटा बिल्कुल करवाते हैं, वही करवा रहे हैं यहाँ पे। तो बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा ये आपका एक और। अब बच्चों ये जो नंबर लाइन हमने बनाई है इसमें 0 से पहले वाला जितना भी दौर चल रहा है ये आपका बिफोर क्राइस्ट या BCE चल रहा है। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं नजर आ जाए, आप जो बात में समझाना चाह रहा था छट से समझ आ जाएगी बच्चों आप लोगों को, कि बच्चों अगर कहीं लिखा हुआ है 5000 BCE, 5000 BCE, और कहीं लिखा हुआ है 4000 BCE, बच्चों आपका जल्दी वाला टाइम और दूर वाला टाइम कौन सा? कोई मुझे बता दे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे। तो 5000 के बाद, चलो मैं ये बता देता हूँ, नहीं बेटा, हाँ यस 4K। यहाँ ये बात समझो बच्चों के जो BCE का दौर है उसमें जो 4000 BCE है वो 5000 के बाद आएगा, और 4000 के बाद फिर 3000 BCE आएगा, 3000 के बाद फिर 2000 BCE आएगा, फिर 2000 के बाद फिर 1000 BCE आएगा। तो उल्टी गिनती चलेगी BCE में, जैसे हमारे माइनस के नंबर चल रहे थे। तो जो आपका बिफोर क्राइस्ट एरा है उसमें आपने ख्याल रखना है, अगर 5000 BC लिखा हुआ है तो उससे आने वाला साल 4000 होगा, ना कि 6000। बच्चे ये बात समझ आती है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर समझ आता है तो बताओ। कि जिस तरह माइनस के नंबर आपके चल रहे हैं उसी तरह आपके ये डिजिट्स भी चलते हैं, और आपके जो ये डिजिट्स हैं ये ऑपोजिट चलते हैं, 5000 के बाद 4000, 4000, 3000, 2000। लेकिन ये सिर्फ उस दौर के लिए है। एक्सप्लेन करें असद बेटा, मैंने ये कहा, मैं दोबारा बताऊं। देखो बच्चों, जिनको मैं दोबारा बता, सुनो जरा गौर से। देखो माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी हो जाए उतनी छोटी हो जाती है, यही बात हमने की कि -4 जो है वो छोटा है -3 से, यही बात की ना। हालांकि 4 देखने में बड़ी वैल्यू है लेकिन 3 से छोटा है क्योंकि साथ माइनस लगा। तो इसी तरह जो BCE एरा है, बिफोर कॉमन एरा, ये भी जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी। ठीक है, यानी अगर 5000 BCE है तो उससे अगली वैल्यू 6000 नहीं होगी, उससे अगला साल होगा 4000 BCE, फिर उससे अगला साल होगा 3000 BCE। ठीक है, यानी हम मतलब ईसा की पैदाइश तक आ जाएंगे। अब अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा पूछो बच्चों, शर्माना नहीं है, पूछो, समझा दूंगा। ये कहाँ काम आएगा? अशरफ न्याजी अभी बताता हूँ ये कहाँ काम आएगा।
पहले ना मैं बच्चों को ये पढ़ाए बगैर बताता तो बच्चे कंफ्यूज, अभी समझाता हूँ ये कहाँ काम है। बच्चों अभी भी किसी को क्लियर है? ओके, तो एक चीज हम लोगों ने क्लियर कर ली या हमने ये समझ ली कि जो BCE एरा है, जो हज़रत ईसा से पैदाइश से पहले है, वो जितनी छोटी वैल्यू की उतनी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों, जो आपके राइट साइड पे है, जीरो के बाद जो आपका चल रहा है, जीरो के बाद ये जो नंबर है, यहाँ वही तरतीब चलेगी जो हमारी चलती है। क्या तरतीब है जनाब? कि आपका 2000 जो है वो 3000 से छोटा ही होगा। यहाँ वही तरतीब जो नॉर्मल चलती है, जैसे पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा और जितना बड़ा होता जाएगा उतनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो यहाँ आपने छेड़खानी नहीं करनी, ये आपकी तरतीब वैसे चलेगी। अब जो ये वाला है जीरो है बच्चों, बहुत सारे जब ईसा पैदा हुआ, तो जीरो के बाद वाला जो दौर है इसे कहा जाता है AD/CE। AD/CE, एडी का मतलब, नाम का मतलब होता है, यहाँ बड़ा ही गलत लोग पढ़ते हैं इसे, अनफॉर्चुनेटली लोग पढ़ते हैं इसे, आप लोगों में से भी काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होगी। आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ये एडी को यूं पढ़ते हैं लोग, हालांकि एडी का मतलब आफ्टर द डेथ नहीं है, एडी का मतलब है एनो डोमिनी या एनो डोमिनाई, A-double-N-O एनो DOMINI, ANNODOMINI, एनो डोमिनी। और या सीई का मतलब है, जो हमने /CE लिखा है साहब, उसका लिख लो कॉमन एरा, वो था बिफोर कॉमन एरा, ये है कॉमन एरा सीई। तो ख्याल ये रखना कि इसको आपने बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं पढ़ना, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है, दरमियान वाला ऐसा किधर जाएगा फिर, हज़रत ईसा के पैदाइश से लेकर हज़रत ईसा की डेथ तक का जिक्र ही नहीं किया आपने। तो एडी का मतलब यहाँ पे आफ्टर द डेथ नहीं है, एनो डोमिनी, और या कॉमन एरा इसको कहेंगे, और तो दूसरा पिछला एरा है उसको आप कहोगे बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर होती है? तो फिर मैं एक सीढ़ी पर जाऊँ। फियाज खान, कॉमन एरा हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद और बिफोर कॉमन एरा हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले, सिंपल सी डिवीजन। ओके हो गया? अली रजा साहब कह रहे हैं ओके हो गया, गुड, ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों, अब हम आते हैं, जो एक अभी सवाल आया रिशली, ये कहाँ काम आएगा सर, आप क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, काम की बात। तो अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर, जो आज मैंने आप लोगों को, उस्सामा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और उस्सामा इसको गूगल कर रहे हैं यार, अभी मेरा मेरा नहीं ख्याल मेरे पास जवाब है इसका। ये रखनी ख्याल के अंग्रेजी जबान वाला सवाल, डू चेक, ठीक है, कोई इशू नहीं, चेक कर। अच्छा बच्चों, अब जो मैंने आज आपको दौर पढ़ाना है जो बड़े सगीर में, आज हमने ये देखना है कि हजरत ईसा से पहले यहाँ पे क्या चल रहा था, ठीक है। बेटा फयाज, कोई फर्क नहीं है BC या BCE में, मैंने आपसे ये कहा, पहले कहा जाता था BC क्राइस्ट, फिर उसी की नोटेशन चेंज कर दी गई, अब उसको कहा जाता है BCE। दो नाम है ना, किताबों में दो नाम है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए, ठीक है, ताकि आप फिर जब पढ़ने बैठो तो इश्यू ना हो। कोई फर्क नहीं है, एक ही पीरियड के दो नाम अक्सर किताबों में लिखे हुए। अब बच्चों जो आज हमने हिस्ट्री पढ़नी है, आप इसका हेडिंग दे दो, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, हिस्ट्री ऑफ सब, कोई बात नहीं व्यास, कोई इश्यू नहीं बेटा, आप लोग पूछ लिया करो। नहीं नहीं मैम पूछना देना, मुझे अच्छा लगता है ये बच्चे करते रहे मेरे साथ, वरना मुझे लगेगा कि मैं बोर्ड्स को या बॉट्स को पढ़ा रहा हूँ। हु इज एनाटॉमी? वेरी गुड। Anatomy is not who, it is not a person, it is just a notation for dates, ठीक है। who is you, who जो है ना बच्चों, ये हम आगे इंग्लिश पढ़ेंगे भी, who जो है ये किसी ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होता है, ओके। तो who is एनाटोमी, वैसे नाम से it seems a female, एनाटोमी, ठीक है। दोबारा अच्छा जी, अब अगर बच्चों हम आगे चलें, तो आज जो हमने हिस्ट्री पढ़नी है वो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन BCE एरा पढ़नी है, कि आप लोग हेडिंग दे दो, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। बच्चों आई एम सॉरी फॉर द बोर्ड मार्कर, थोड़ा सा आज मैं छुट्टी में आया हूँ, क्योंकि मैं साथ से टीचर हूँ, तो
थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं कल इंशाल्लाह यहाँ बोर्ड मार्कर का भी इशू नहीं होगा, एक थोड़े नहीं है उसमें, तो अभी मैं जा नहीं सकता क्लास रूम के, तो कल इंशाल्लाह इशू नहीं। तो बच्चों हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट अगर बीसीई की हम बात करें, तो बीसीई में अगर हम चले आगे, तो बच्चों देखो जरा बात को समझना। हजरत ईसा से पहले जी जी बिल्कुल बेटा, किसी कॉन्टिनेंट की पार्ट है ये, आपने जो फुल कॉन्टिनेंट है इसी का पार्ट, इसलिए सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर, सगीर मतलब छोटा, ठीक है, सगीर कबीर। अच्छा, अब बच्चों पॉइंट ये है कि सब कॉन्टिनेंट में हजरत ईसा से पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ अन्नी मचा रहे थे, लेकिन वो जो पीरियड है वो अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, और उस पीरियड में से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, समीउल हक साहब कह रहे हैं ठीक है बेटा एंड में मैं रख लूंगा, लेकिन इस बात को शायद मैं ना समझा पाऊंगा, टीचर के लिए बड़ा जरूरी है कि बच्चे जो है थोड़ा सा एडमिशन नहीं मचाते हैं, ठीक है, टीचर एक्टिव रहता है। अब बच्चों बात ये है, सबसे पहली जो चीज है, हेडिंग आप लोग दोगे, पॉइंट्स बनाते जाओ इसमें ना। अब इसमें सबसे पहला जो दौर आता है वो है आपका 7000 BCE, 7000 BCE का दौर है, यानी आज से 7000 साल पहले 7000 BCE क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे बड़े सगीर पाको हिंद में ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आबाद। देखो बच्चों, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, कदीम तरीन तहजीब या लोग यहाँ पे आबाद थे, और ये सवाल कई दफा आ चुका है, व्हाट वाज द व्हिच वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन सबकॉन्टिनेंट। इस तहजीब का नाम था मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। मेहरगढ़, MEHR, मेहर GARH, गढ़, ठीक है, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। और ये सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ पे है जनाब, ये बच्चों आपकी बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन इन बलूचिस्तान नियर बोलान पास। आपको पासेस पढ़ाऊंगा जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो बोलान पास के पास जो है, ये बेटा यहाँ के नहीं है, प्लाटो यहाँ के नहीं है, तो जो आप टीवी अभी हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ रहता है। तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन इट वाज द ओल्ड, बेटा इकरा नोट्स आप लोगों ने खुद बना, देखो मैं लिखवा रहा हूँ ना साथ साथ, इतना काम तो कर लो, हलवे को खाना तो पड़ेगा, लिखा नहीं जा रहा जल्दी में, मैं आराम से लिखवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। असल में आज हमारे पास क्लास है 1 घंटे की, तो हम 1 घंटे को मैं इसलिए स्पीड अप कर रहा हूँ, कल से या परसों से इंशाल्लाह हम लोग 2 घंटे में ले जाएंगे, तो फिर हमारे पास टाइम होगा। अब बच्चों बात यह है, सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इस खित्ते में आबाद थी, जो रिकॉर्ड में आती है, वो थी मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, और ये बलूचिस्तान में थी। बलूचिस्तान में किस जगह पे थी, नियर बोलान पास, ठीक है, बोलान पास के पास ये सिविलाइजेशन थी, आज भी उसकी बाकियात हमें वहां पे मिलते हैं। तो ये वो कदीम तरीन लोग थे जो यहाँ पे आबाद थे। अच्छा, इसके बाद फिर बच्चों हुआ ये मामला कि आगे चले, तो 7000 BCE के बाद दौर आता है 3000 BCE का, 3000 BCE। मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि 7000 के बाद 8000 नहीं आएगा, 7000 के बाद 3000 आएगा, क्योंकि हम BCE एरा की बात करें। बोलान पास, BOLAN, बोलान पास। तो बच्चों अब यहाँ पे शिराज बेटा आप मैम से पूछ लेना, मैम को पर्सनल मैसेज कर दो, ये आपको बता देंगे क्या प्रोसीजर है, क्या फीस है, ये सारी गंदी बातें जो है वो मैम फायदा डील करती है। अच्छा, अब 3000 BCE की अगर हम बात करें, तो 3000 साल पहले जो आपका हज़रत ईसा से 3000 साल पहले क्या था, एक बड़ी मशहूर तहजीब आबाद हुई। हाँ मतलब यहाँ से तो 5000, लेकिन हज़रत ईसा से पहले की बात कर रहे हैं ना, 3000। तो बच्चों यहाँ लिख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादिये सिंध की तहजीब, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या वादिये सिंध की तहजीब, तो बच्चों यहाँ नाम के अंदर छुपा हुआ है कि किसी दरिया के किनारे आबाद थी, जो कि पाकिस्तान की शहरक की हैसियत रखता है दरिया, वो है आपका ये किसके किनारे पे बात थी, इट वाज ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, ये आपकी जो दरिया सिंध है उसके किनारे पे ये बात है बेटा। इसलिए मैंने अली रजा स्किप किया है कि अगर हम हर साल को देखेंगे तो फिर तो हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा कि जनाब एक मेहरगढ़ में एक हिंदू लड़का था, उसकी एक लड़की से शादी हो गई, फिर उसके 4 बेटे हुए, 4 बेटों ने आगे शादी की, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना काम, मेजर इवेंट्स हम देखते जाएंगे।
हाँ बेटा 5000 बीसी यहाँ से आके 5000 बीसी आज से, मैं तो ईसा से पहले कह रहा हूँ 3000, क्योंकि 2022 चल रहा है ना, तो 2000 साल ये 3005 हो जाएंगे, तो इसलिए लिखा। तो अब बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन किस दरिया के किनारे पे थी? इंडस वैली। अब बच्चों जरा मजे की बात सुनो, ये वो दरिया, ये वो, यस फादर्स ऑफ रिवर भी कहा, फादर ऑफ रिवर्स भी कहा, बिल्कुल। अब जरा सुनो इस बात को, ये वो दौर है जब दुनिया में काश्तकारी चल, एग्रीकल्चर जो था वो रोजी रोटी का जरिया था। ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, तो होता ये था जो हजरत इंसान था वो हर जगह पे आबाद होता था जहां पानी होता। क्यों? क्योंकि पानी से वो नहरें निकालता था और नहरों से फिर वो अपनी फसलों को सैराब करता था। और मन्नो सलवा तो आ ही रहा था, लेकिन उसने मन्नो सलवा का इनकार किया, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर माहौल बना, ठीक है पानी का भी बंदोबस्त कर और खेती बाड़ी कर। तो खेती बाड़ी जो था इट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग। और यही चीज कार्ल मार्क्स भी कहता है। कार्ल मार्क्स कहता है जनाब एग्रीकल्चर दौर था, बाद में सरमायाकार आए, इन्वेस्टमेंट की, मैम फायजा आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और फिर मुझ जैसे लोगों को हायर किया और फिर आप जैसे लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो एक कैपिटलिज्म या सरमायादारी का दौर जो है वो स्टार्ट हो। लेकिन ये जो दौर था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो दौर था, इसमें लोगों का क्योंकि खेती बड़ी सोर्स ऑफ अर्निंग था, तो जितनी भी दुनिया में तहजीबें आबाद थी वो ज्यादातर दरियाओं के किनारे था। अब ये सारा सबको सबक बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है बच्चों, यहाँ एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि आपका जो दरिया सिंध के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन आबाद थी, तो उसी टाइम, उसी पैरेलल दौर में दुनिया में और भी दो तहजीबें बड़ी मशहूर थी जो कि दरियाओं के किनारे आबाद, दुनिया की बात करें वो दोनों भी लिख लो कौन कौन सी थी। पहली जो सिविलाइजेशन आबाद थी उसको कहते हैं इसी दौर में, वो थी एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, कदीम मिस्र की तहजीब, एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन। इतने बच्चों साथ से अब एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन जो थी, ये कौन से दरिया के किनारे थी? ये बड़े एक मशहूर और मारूफ दरिया के किनारे थी, नील, नाइल। आ रहा हूँ फैजा, मैं आ रहा हूँ बेटा उस पर, ठीक है। नाइल रिवर, NILE, नाइल या नील, दरियाए नील के किनारे ये आबाद थी, नाइल रिवर के किनारे। आप अगेन देखो ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका में भी दरिया के किनारे है, मतलब खेती बाड़ी है। पानी के गिर तभी लोग बैठेंगे जब उन्होंने खेती बाड़ी करनी होगी, ठीक है। मालिक रियाज तो नहीं बैठेगा ना जाके वहां पे, मालिक रियाज का क्या काम है पानी के साथ। यस यू कैन से इट इज द बिगेस्ट रिवर, लेकिन अमेज़न भी इसकी टक्कर है। हम आगे जब ज्योग्राफी पे जाएंगे तो उसकी बात करेंगे डिटेल्स, क्योंकि बिगेस्ट भी होता है, लार्जेस्ट भी होता है, उसमें कैटेगरीज अलग अलग है। अच्छा, फिर बच्चों एंशिएंट इजिप्ट के बाद एक और सिविलाइजेशन भी यहाँ पे आबाद थी, और उस सिविलाइजेशन का नाम था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, MESO, मेसो, POTAMIA, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम है बच्चों? मेसोपोटामिया पुराना नाम है इराक का। आजकल इराक है नया नाम, नहीं बेटा आतिफ नहीं, इराक का। यस मुबशिर बिल्कुल ठीक है, मेसोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ इराक। अब बच्चों जो इराक की सिविलाइजेशन है वो जो, बच्चों फिर देखो थोड़ा स्कोप के अंदर आ जाओ, इस तरह तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर हम बहुत ज्यादा स्कोप से बाहर चले जाएंगे, स्कोप के अंदर आ जाओ। अच्छा, अब बच्चों अगर आपकी इस चीज के ऊपर आओगे मेसोपोटामिया इराक से, तो ये बड़े मशहूर दरिया हैं, मुसलमानों को तो वैसे भी बड़ी इनके नाम याद हैं। तो ये दरिया हैं बच्चों दजला और फरात। यस बिल्कुल, बिगेस्ट वो है और लॉन्गेस्ट ये। अच्छा, दजला और फरात की जो अंग्रेजी ली जाती है वो है बच्चों टिग्रिस, TIGRIS, टिग्रिस, या लोग इसे टाइग्रिस भी पढ़ते हैं, टाइग्रिस पढ़ लो, टिग्रिस से टाइग्रिस, एंड यूफ्रेट्स, EUPHRATES, EUPHRATES, यूफ्रेट्स, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टाइग्रिस मतलब दजला और यूफ्रेट्स मतलब फरात। दजला और फरात के किनारे इराक की सिविलाइजेशन आबाद थी, और मुसलमान तो वैसे भी इसको जानते हैं क्योंकि 61 हिजरी में एक बहुत बड़ा सानहा मुसलमानों का पेश आया था इस दरिया के किनारे। दजला वाक़या करबला हुआ था, और वो भी इसी नहर फरात जो हम लोग कहते हैं। तो दजला और फरात जो है ये इसके किनारे पे इराक की सिविलाइजेशन आबाद थी आज से 5000 साल पहले। मैम फाइजा मुझे बस ये बता दीजिएगा कि हमारे पास कितना टाइम बाकी है, ताकि मैं उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करूँ। आज 1 घंटे की क्लास है, तो मुझे ये काइंडली बता देंगे कितना टाइम बाकी है हमारे पास।
जो खिताबत में अक्सर टीचर जो है वो भूल जाता है तो आपको याद। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया। ओके ठीक, कितना टाइम कितना है मेरे पास ये बता दो बस। ओके अभी तक 45 मिनट्स हैं। अच्छा अब बच्चों जरा जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। अब बच्चों एक चीज हमने ये देख ली कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो सिंध के किनारे थी, और उसी टाइम में जो आपके पैरेलल दरिया चल रहे थे, वो दरिया जो थे वो कौन से थे हमारे पास। एक नील वाली सिविलाइजेशन जिसको हमने कहा इजिप्ट की सिविलाइजेशन, दूसरी हमारे पास सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया इराक वाली सिविलाइजेशन, और जो इराक वाली वो दजला फरात। अच्छा अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं इस दौर में, तो ये सवाल अक्सर आता है कि पैरेलल सिविलाइजेशन कौन सी, मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम आगे चले बच्चों, तो ये सवाल आता है आपके टाइम, और आगे चलाते हैं। टाइम आ जाता है 2500 BCE, 2500 BCE, यानी 3000 में कुछ साल पहले वो इंडस वैली आबाद हुई। अब 2500 BCE है, देखो मामला ये बना कि हमने भी देखा कि 5000 BCE में इंडस वैली के लोग आए, फिर लोगों ने जरा फैलना शुरू किया, और आपको पता है जो लोग थे वो शहरों की शक्ल में रहे। अब ये तो मुल्क बनने शुरू हुए बड़े बड़े, पहले शहरों की शक्ल में रहा करते थे, कबीले थे, कबाइल इकट्ठे होते थे, कबाइलों की लड़ाइयां होती थी। आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के पढ़ो, आपको वहां पे सिटी स्टेट्स मिले, मदीना की रियासत या मक्का की रियासत या शाम की रियासत, तो सिटी स्टेट्स होती थी, तो शहर होते थे। अब बच्चों मामला ये था कि जब इंडस वैली ने फैलना शुरू किया तो इनके दो शहर बहुत ज्यादा मशहूर, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कराची कराइम के लिहाज से मशहूर है और मुल्तान के लिहाज से मशहूर, ठीक हो गया। तो खैर तो दो शहर इनके बड़े फेमस हुए। एक जो शहर था इनका इंडस वैली 2500 तक में मशहूर हो गए, एक था इनका बच्चों मोहनजोदड़ो, MOHENJODARO, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और दूसरा आपका शहर था हड़प्पा। आज भी आप लोग पाकिस्तान को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब मोहनजोदड़ो के बारे में दो तीन बातें बड़ी जरूरी हैं, हम उसको कर लेते हैं। अच्छा देखो मोहनजोदड़ो ये बेसिकली अगर कोई सिंधी भाई बहन बैठा हुआ तो वो समझ रहा होगा, मोहनजोदड़ो बेसिकली सिंधी जबान का लफ्ज है, ठीक है। बेटा थर्ड मैंने बताया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया इराक वाली, और ये दजला और फरात का है। तो बच्चों मोहनजोदड़ो को उर्दू में अगर हम लिखेंगे यूं लिखते हैं, मोइन लिखो, मोइन को ऐसे लिखोगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोइन कहते हैं मुर्दा को, मरे हुए को, जो मतलब की, डरो मतलब कब्र, ठीक है। तो मरे हुए लोगों की कब्र, और अंग्रेजी में से कहेंगे माउंट ऑफ द डेड। ओके नाजिया, यू आर सिंधी फ्रॉम ननकाना। क्या होता था, अच्छा हाल, ठीक है। एक साल मुझे मौका मिला सिंध में रहने का, तो बड़े अच्छे मेहमान नवाज। मोइनजोदड़ो जो है बच्चों, मोइन मतलब मुर्दा लोग, जो मतलब की, और डरो मतलब माउंट ऑफ द डेड, तो माउंट MOUND माउंट, कब्र। Akif Saab is also Sindhi. Very good. Very good. I'm so happy to see you here. अच्छा जी, तो बच्चों मोइनजोदड़ो जो है ये माउंट ऑफ द डेड को कहा जाता है, यानी कि मुर्दा लोग। अब ये मुर्दा लोगों की कब्र क्यों कहते हैं भाई, सीधी सी बात है, जो लोग बाद में उन्होंने इस शहर को डिस्कवर किया, तो जब उन्होंने टी शर्ट हटाई तो नीचे से निकले होंगे लोग, और उनकी बाकियात निकली होंगी, तो उन्होंने कहा यार ये तो मरे हुए लोगों की कब्र है, जन्नत नजीर। नहीं, इसका मतलब जन्नत नसीब तो नहीं है, जन्नत नसीब तो कश्मीर है बच्चा। तो मोहनजोदड़ो मतलब माउंट ऑफ द डेड। नहीं नहीं, माउथ नहीं है बेटा, मौत का मुंह नहीं, मौत का मुंह कैसे हो सकता है? माउंट MOUND, यस। मौत का मुंह मैंने देखा नहीं कभी, देखा हो तो। अच्छा जी, गिलगित है, ओके जी। चलो जो 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 आप लोगों को बेहतर लगता है वो हम करें। डेड, डेड, डेथ नहीं है, DEAD, डेड, मुर्दा लोग, डेथ नहीं, मौत नहीं। हाँ जी। अच्छा जी, अब बच्चों आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो आपका एक तो मोहनजोदड़ो आ गया। अच्छा मोहनजोदड़ो, चलो जी सिंधी भाई लोग बताएं मेरे जरा, मोहनजोदड़ो है क्या? जी बेटा जल्दी से मुझे बताओ, मोहनजोदड़ो की लोकेशन बता दो, कोई मुझे बताए
मोइंजोदड़ो सिंध में किस जगह के ऊपर वाक़या है? हाँ जी, अभी किसी ने लाड़काना, यस। तो बच्चों लिख लो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना सिंध में मोइंजोदड़ो आपको नजर आ जाएगा। जरूर जाना, देखने से ताल्लुक रखता है। आगे कींझा झील भी है और फिर आगे और आगे जो मतील का कब्रिस्तान भी है, तो ये बड़ा अच्छा है। तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट लाड़काना सिंध में मोइंजोदड़ो है। अच्छा, दूसरा जो शहर आबाद हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका नाम है हड़प्पा। और हड़प्पा लिख लो। हड़प्पा का कोई मतलब नहीं है, आई डोंट नो इसको हड़प्पा क्यों कहते हैं, बहरहाल ठीक है, हड़प्पा हम कहते हैं, हम भी कह देंगे। तो हड़प्पा जो है ये कहाँ पे है? इट इज नियर साहिवाल, ठीक है, साहिवाल में पंजाब, यस, बैंक ऑफ रावी, बिल्कुल साहिवाल के पास जो है वो आपका हड़प्पा का शहर। जी जी, उकाड़ा साहिवाल, बिल्कुल ठीक। तो माशाल्लाह अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है। और अक्सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि बच्चे जैसे साहिवाल, ये भी पाकिस्तान में, तो बारह ठीक हो गया जी। टेक्सला भी आता है ना सर? टेक्सला बिल्कुल आएगा, अभी मैं टेक्सला पे जाता हूँ, टेक्सला की एसपीसी देते हैं सर, थोड़ा सा सब्र धीरज। टेक्सला जो है वो बुद्ध मत की सिविलाइजेशन, अभी आगे हम चलते हैं। जी जी, साहिवाल बिल्कुल ठीक है ये बात। अच्छा जी, अब कोई बात नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। यस, लार्जेस्ट। अच्छा जी, ओके खान साहब, धीरज रखिए, कोई मसला नहीं, बच्चों को आजादी रहे, बिल्कुल भी यहाँ बादशाह साहब नहीं बनना, इजी होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों, हम आगे चलते हैं। तो अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीक टाइम आया, तो उसके बाद जो अगला दौर शुरू होता है वो दौर है आपका, तो मतलब थोड़ा हम आगे हैं, तो यहाँ पे ना बड़े मजे का काम शुरू हुआ। कहानी बड़े मजे की ये है कि हमारे आबाओ अजदाद ने एंट्री मारी हमें से मेजॉरिटी के जो आबाओ अजदाद थे। अब दौर आ जाता है बच्चों 2200 BCE का, 2200 BC, ये नहीं भूलना। या हमारे पुरख आए थे, जो हमारे वालिदैन थे, वालिदैन उनके वालिदैन और फिर उनके वालिदैन जो है आए। हमारे जो सबके वालिदैन थे बेटा, जब एक इंसानों का ग्रोह एक जगह पे रहता है, जब इंसान इकट्ठे होते हैं, तो वो अपने रहने के लिए कुछ रूल्स एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, कि जनाब कोई किसी को हर्ट नहीं करेगा, कोई किसी का रूल्स मतलब सच बोलेगा, खाना पूरा तोलेगा, जो रूल्स एस्टेब्लिश करते हैं। तो कहीं पे लोगों का ग्रोह और उनकी रिवायात, इनको कहा जाता है तहजीब। तो ग्रुप ऑफ पीपल अलोंग विद देयर कल्चर इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों 2200 BCE में क्या हुआ कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिनको कहा जाता है आर्यंस, ARYANS, आर्यंस इन्वेडेड इंडिया या आर्यंस इन्वेडेड सब कॉन्टिनेंट। देख लो बच्चों, इन 2200 BCE आर्यंस इन्वेडेड, क्या कह सकते हैं हम, सब। अब आर्यंस आए कहां से? सवाल पहला ये आता है, तो आर्यंस कहां से आए थे बच्चों? हमारे सब कॉन्टिनेंट के साथ एक बहुत बड़ा एरिया था जो कि कहलाता था पर्शिया। तो ये पर्शिया से आए, ठीक है, ये पर्शिया से आए थे। पर्शिया के बहुत सारे इलाके थे, आपको खैर बहुत सारे मुल्क इसमें से निकल आए हैं। तो आपके पर्शिया से इन लोगों ने इन्वेड किया था इंडिया को, ये लोग पर्शिया से आए थे। अच्छा जी, जी ईरान कहते हैं ईरान का, लेकिन ये बहुत बड़ा खिता है जिसको पर्शिया कहा जाता है। इसमें सिर्फ ईरान नहीं है, ताजिकिस्तान, तुर्कमान, सारे इसमें आ जाते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लोर पर्शिया तो फिर नासिर फ्री टाइम में जरूर करेंगे, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, मॉल भी बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल स्कोप पे रहते हैं। तो अब बच्चों, जो आपका पर्शिया से ये लोग आए थे। अब अगर पर्शिया से अगर हम बात करें जी, सेंट्रल एशिया इसी का एक पार्ट है ना बच्चों। सेंट्रल एशिया जो आपकी स्टेट्स हैं, ताजिकिस्तान, हमारे साथ सब पार्ट ऑफ पर्शिया। तो लॉन्गेस्ट जो पार्ट है वहां से ये लोग आए। अब बच्चों, जब आर्यंस यहाँ पे आए, तो इस खिते में एक बहुत दो बहुत बड़े चेंजेस आए। पहला चेंज, ये लोग अपने साथ मजहब को लेके आए। पहला इनका लिख लो प्रॉपर्टी, ये क्या लिखे? रिलीजन। हाँ बिल्कुल, एक क्लास की बहुत सारी लिखनी पड़ेगी इसको। अच्छा जी, तो क्या लेके आए अपने साथ? आर्यंस ब्रॉड रिलीजन अलोंग विद दैम, अपने साथ मजहब लेके आए, ठीक है। और इनका मजहब कौन सा था? जैसे मुसलमानों की कुरान पाक होली किताब है, इसी तरह इनकी जो आर्यंस आए थे, इनके होली बुक थी, और उसका नाम था ऋग्वेदा, RIG, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा वाज देयर होली बुक, जिसको वो फॉलो करते थे। और इसी वजह से
इनका जो कल्चर था, इनका जो रहन सहन था, इनके जो मामला थे, इसको कहा जाता है वैदिक कल्चर, VEDIC, वैदिक कल्चर। ठीक हो गया? अब मैं आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ राय। अच्छा, आपने तो देखो नाम के साथ भी क्लास लगाई हुई है, अभी आता हूँ, अभी बोलते हैं इस बात, अभी नहीं बचा। तो बच्चों, ऋग्वेदा जो था, ऋग्वेदा इनकी बुक थी, और उस बुक की वजह से इनका जो कल्चर था उसको वैदिक कल्चर कहा जाता था। इससे पहले जी हिंदू कल्चर, ये बेसिकली हिंदू कल्चर था, जिसमें इनका राम सीता और वो सारी, आज भी ये बड़ा इसको, बेटा हिंदू था, हुमा ये हिंदू थी, ठीक है, हिंदू कल्चर जो था वो था ऋग्वेदा से। अब दूसरी बात अगर हम आगे करें बच्चों, तो इनके आने से एक तो ये मजहब आया इस खित्ते में, इससे पहले मजहब नहीं था, मजहब इससे पहले कोई डोमिनेंट पार्ट नहीं था कल्चर का, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें तो कोई बात नहीं, नाजिया इजी इजी, ठीक है, नाजिया इज मैचिंग वर्ड विद न्याजी, तो न्याजी साहब आपको पता है आजकल माहौल बना रहे हैं, इजी, कोई मसला नहीं। तो अब बच्चों बात ये है कि आपका दूसरी बात जो हम कर रहे थे, ये अपने साथ क्या लेके आए, कास्ट सिस्टम लेके, ठीक है, जात पात का निजाम लेके, कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब जात पात के निजाम में और 4 बड़ी कास्ट थी इनकी, जो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की आते ही। सबसे इनके नाम 1 बाय 1 करके लिख लो। पहला नाम जो इसमें आता है, जो सबसे ऊपर, साहिद साहब कह रहे हैं सर नो वॉइस, बच्चों आवाज नहीं आ रही, क्लियर है? इसका मतलब जाहिर है आपका बेटा कोई इंडिविजुअल इशू है। ओके ओके, चलो हम टाइम जाया नहीं करते। अच्छा बच्चों, तो कास्ट सिस्टम में अगर हम बात करें तो पहली जो आपकी वो थी वगैरह वगैरह वाली कास्ट नहीं थी, बाकी पहले तो ठीक है। तो पहली है बच्चों ब्राह्मण, BRAHAMIN, ब्राह्मण, पहले लिख लो, ब्राह्मण कास्ट थी। और ब्राह्मण दूसरे नंबर पे अगर आप बीच से लिखते जाओगे तो मैं आपको बताता हूँ ये सब करते क्या थे, क्योंकि इसमें सवाल आता है कि जनाब किस जात का क्या काम था। तो ब्राह्मण के बाद बच्चों क्षत्रिय, KASHTRIYA, क्षत्रिय या क्षत्रियास बोला जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय। तीसरे नंबर पे वैश्यास, VESHAYAS, वैश्या या वैश्यास। और आखिर में थे हमारे शूद्रास, शूद्र, SWDRAS, शूद्रास, या SUDRAS इसको लिखा जाता है। अब इसी तरह भी लिख लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास, ये शूद्र। अब बच्चों शूद्र तो वो लोग थे जो ज्यादातर यहाँ के लोग थे जिन पे आर्यंस ने हमला किया, इनको आके अपना गुलाम बनाया, तो गुलाम बनाने के बाद इनको शूद्र की जो कास्ट थी वो दे दी गई। ब्राह्मण कौन थे, सबसे पहले ये लिख लो बच्चों, तो ब्राह्मण कौन थे, ये किंग्स, या ये पहला जो इनका आता है ये प्रीस्ट थे, ये पंडित कह लो, पंडित या पादरी, या जहाँ हमारे मुसलमानों में मौलवी होता है, आलिम होता है, इस तरह ये प्रीस्ट से ज्यादातर ब्राह्मण जो थे, या ये फिर तबलीग प्रीचर्स होते थे, यस क्लैरिक्स, ठीक है। तो प्रीस्ट्स होते थे और ये आपकी तबलीग प्रीच करते। अच्छा, ये आपको कभी इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा कि मजहब जो है इसको लोगों ने डोमिनेंट क्यों रखा है, इवन मुसलमानों ने भी डोमिनेंट क्यों रखा है। मजहब को हमेशा यूज किया जाता है पॉलिटिक्स के लिए। अच्छा जी, ज़हीर साहब बता रहे हैं सब्जेक्ट नेम बताएं। सब्जेक्ट बेटा जीके, जनरल नॉलेज की क्लास। बेटा चलो कुछ नहीं करता। अच्छा, इसके बाद ब्राह्मण, प्रीचर्स या प्रीस्ट से फिर आ जाओ कस्टरीज होते थे, ये फिर ये ज्यादातर ये किंग्स होते थे, बादशाह, ये हुकूमत संभालते थे। मजहब एक साइड पे रख दिया, दूसरी साइड पे चले जाओ तो हुकूमत दी किंग्स, या फिर गवर्नर्स होते थे, कस्टरियास होते, किंग्स, गवर्नर्स, यस अपर क्लास, यस बिल्कुल, या फिर ये वॉरियर्स होते, जंगजू, जर्नल, ठीक है, आसिफ गफूर, मोहल, ठीक है जी, ज्यादातर वॉरियर्स होते थे, जर्नल, किंग्स या गवर्नर। सोल्जर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि सोल्जर्स तो बेचारे वो इनके शूदर जात में भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले ये जर्नल खान साहब मजबूरी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर भी वो ना आए। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आते वेश्यास। तो वेश्यास जो थे ये थे मर्चेंट्स, ताजिर, ठीक है जी, ताजिर थे। या एक तो इनका देखो जरिया था तिजारत, दूसरा इनका जरिया था खेती बाड़ी। खेती बाड़ी में जो लैंड लॉर्ड्स थे, जमींदार, ठीक है, जमींदार साहब भी जो थे वो भी ये थे आपके वेश्यास।
और अब जरा इमेजिन करो बच्चों, जरा देखो ये सोसाइटी आज भी आपको नजर आएगी डिस्ट्रीब्यूशन। मजहब अपने पास रख लिया, हुकूमत अपने पास रख ली, तिजारत अपने पास रख ली, बचा गया शूद्र बचा, वो गुलाम बचे। आज भी तो अब सिर्फ नाम बदले हैं, काम तो वही है कि कुछ चीजें, कुछ खानदान है जिनके पास हुकूमत है, कुछ खानदान है जिनके पास इकोनॉमी है, कुछ खानदान है जिनके पास मजहब है। आप और मैं तो ठीक है जी। तो अब आज तक ये आपका कास्ट सिस्टम पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में प्रिवेल करता है बल्कि इंडिया में भी प्रिवेल करता है ये सिस्टम। और अगर आप कभी पढ़ो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, एक इनकी मूवी है इंडिया की आर्टिकल 15 देखने से ताल्लुक रखती है, तो आर्टिकल 15 जो मूवी है उसमें आपको नजर आएगा कि कास्ट सिस्टम कितना ज्यादा उनकी सोसाइटी में पाया जाता है, किस किस शूद्र की भी आगे कितनी सारी कास्ट। जिस तरह पाकिस्तान में भी ये सिस्टम है, ठीक है, फिरका बंदी है, कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपने की, यही बात है। तो यही कहा था इकबाल ने कि भाई इंसान के चलो, मुसलमानों में ये कोई सिस्टम नहीं है, इस्लाम में नहीं है, लेकिन भारत का कल्चर प्रिवेल कर रहा। ये था बच्चों आपके जो फोर फादर्स थे, आर्यंस आ गए और उन्होंने इन्वेट किया, और इन्वेट करने के बाद यहाँ पे दो चीजें लॉन्च। यहाँ पे मैं पाकिस्तान अफेयर्स रोकता हूँ, रोकने की वजह यह है कि एक सब्जेक्ट और भी पढ़ लो मुझसे, ताकि वही बात मैं दोबारा करूँ कि पक्की लेनी है कि नहीं लेनी, वो आप लोगों को समझ आ जाए या आप लोग डिसीजन आसानी से कर सकें। तो दूसरा जो आज हम सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे, आज मुझे इनके थोड़ा थोड़ा मैंने कहा सब मिसालें दिखा देता हूँ, ये मिसालें हमारे पास है जो इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा जो आज हमारा है बेटा, हो जाएगा सर, दिस लेक्चर विल बी शेयर्ड ऑन YouTube फॉर 24 आवर्स। आर्यंस जस्ट ट्राइब भी थे, कबीले ही थे जो आए थे, एक आर्यंस कबीले ही थे जो इसके आए उस टाइम अंदाज होते। बिल्कुल है रहमत बतो सही, रहमत बतो सही। मैं आगे जाके इसको कट ऑफ शिवानी, कट ऑफ शिवा, CULT। अच्छा, ये बेटा मैं आगे खोलूंगा चीजें, अभी तो खैर हमने बहुत थोड़ा बड़ा तो आगे। शूद्रास कौन थे? इकरा बेटा, शूद्रास वो लोग थे जो यहाँ के रहने वाले थे जिन पे आर्यंस ने हमला किया था। ठीक है जी, जी बिल्कुल होगा जाहिर, बिल्कुल होगा। मैम फायजा मेरी बात को एंडोर्स कर दें अगर होगा, होगा ना लेक्चर यूट्यूब पे 24 घंटे के लिए आके के वाला। बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ रखा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात की तो कुछ उसके साथ साथ और सिविलाइजेशन भी आबाद हुई। चार लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, हाथ नीचे कर लो ताकि, ठीक है जी डिटेल्ड होगा। हाँ जी ऑब्वियसली डिटेल्ड होगा जी, यूट्यूब पे होगा लेक्चर। ठीक है जी, तो बाजवा साहब का रिप्लाई आ गया, यूट्यूब पे होगा और अगली क्लास डिटेल्ड होंगी, तो आप लोग तसल्ली रखो ये हो जाए। चैनल का नेम है पाक सिविल एकेडमी, पाकिस्तान और उसकी सिविल और एकेडमी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बेटा, इनका भी जिक्र करेंगे। मैंने कहा ना अभी जरा हम स्कोर पे रहना है, अभी पहली क्लास में क्या चाहते हो आप लोग? अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया, मैं अब इसके ऊपर कमेंट नहीं करता। अच्छा जी, अब बच्चों अगर आगे चलें तो अब मैथमेटिक्स, मैथ्स में आज सबसे आसान टॉपिक हम बात करेंगे, सबसे आसान चीज की हम बात करेंगे। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग दे दो। डॉक्टर कदीर साहब बिल्कुल आ जाए, डॉक्टर कदीर साहब आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों अगर आगे चले हम लोग तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो आज हमने टॉपिक छोटा सा पढ़ना है इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जरा हेडिंग दे दो जल्दी से बच्चों, बहुत आसान बात है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोगों को पता होगी बहुत सारी बातें, हम इसको अच्छे से। अब नंबर सिस्टम पे क्या होता है बच्चों? नंबर सिस्टम पे डिवीजन की जाती है नंबरों की। अब नंबर क्या होता है? सबसे पहला जो नंबर है बच्चों वो होता है नेचुरल नंबर, कुदरती नंबर। नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं आपके एन लिखोगे कैपिटल, आगे यूं दरमियानी ब्रैकेट डालोगे, और बच्चों आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं जी ये शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आप इस तरह चलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं। आई एम नॉट ऑडिबल बच्चों, एम आई ऑडिबल? ओके जी, मिसेस खान कह रही पढ़ाने दें और ओके ओके, जिसको इशू है उसका मैसेज आया था तो बच्चों कनेक्ट अगेन हो जाएगा।
ठीक है, हो सकता है कि इमरान खान साहब की तकरीर कर रहे हो तो नेट का मसला आ रहा हो ना, आपको पता है मुल्क में हमारे बहुत अच्छा खुशहाली कर रहे हैं। ओके जी सर, प्लीज इग्नोर कमेंट्स। ओके कर लेते हैं। तो एंड नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं बच्चों 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे चले तो बच्चों दूसरे नंबर होते हैं होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स। अब जो होल नंबर्स हैं बच्चों, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, और कैपिटल W में आप लोग इनमें सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा करेंगे, या सॉरी एक डिजिट का इजाफा करेंगे, दैट इज 0, सिफर, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर्स में अगर 0 ऐड कर दिया जाए, ओके जी सर आप जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, ओके जी ठीक है। तो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस एक चीज का ख्याल रखेंगे, नेचुरल नंबर में 0 ऐड होगा। तीसरा नंबर जो होता है बच्चों यहाँ उसको कहते हैं इंटीजर्स। अभी पढ़ाया मैंने इंटीजर्स, लेकिन हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि फ्यूचर तमाम हो जाए। इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले नंबर लाइन की बात की थी, नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है और 0 के राइट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव होते हैं। तो तमाम पॉजिटिव, तमाम नेगेटिव और 0 को कहा जाता है इंटीजर्स। ठीक है, लिख लो इस बात को। इसमें 0 भी शामिल होगा बच्चों, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, जितने नेगेटिव है पॉजिटिव है और उनका 0 भी शामिल होगा, ये सब आपके इसमें शामिल होगा, इंटीजर्स में आपका ये सब। अच्छा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखो ब्रैकेट में, इसको कहा जाता है कैपिटल Z, कैपिटल Z। तो कैपिटल Z को लिखा जाता है, ब्रैकेट डालोगे और आप ऐसे ऐसे लाइनें लगाओगे, लाइन लगाने के बाद +3 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी इधर से भी ये चलता रहेगा और -3 के बाद भी ये चलता रहेगा। ये है आपके इंटीजर्स को लिखने का तरीका। बच्चों ये बात समझ आती है, जरा जल्दी से बता दें तो मैं आगे। या इंटीजर्स तक बात क्लियर है बच्चों? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, ओके ठीक हो गया। चलो जी आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ लेते हैं। बच्चों अब हमारे पास नंबर आते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल अक्लमंद नंबर्स, रैशनल। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं ये आप देख लेते हैं बच्चों। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं सादा सी जबान, लोकल जबान में, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना चीज का। सादा सी जबान में जो नंबर बटे में होते हैं 1/2 2/3 4/5, ये नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी जो बटे की शक्ल में होंगे वो सारे आपके रैशनल नंबर्स होंगे। और मजे की बात ये है, ये बात आधी बात, पूरी बात अभी हमें करनी है। तो रैशनल नंबर्स, ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, यस बिल्कुल प्रयास, ये बात मैं अभी कंप्लीट करने लगा हूं कि आपके जितने भी नंबर हैं वो बटे की शक्ल में जो होंगे वो P/Q। अब यहाँ पे कंडीशन या शर्त ये है ना, शर्त तो आपको पता ही होगा कि लड़का भी पसंद है लड़की भी, लेकिन लड़की वाले लड़का जो है वो 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता हो, उसकी मलिक रियाज की जायदाद हो, उसके पास 5 लैम्बोर्गिनी हो, तो हम अपनी बच्ची की शादी करें। ठीक है, तो ये वो शर्त अब यहाँ पे क्या आती है कि आपकी P/Q की फॉर्म में होगा। यहाँ शर्त ये है कि Q को 0 नहीं होना चाहिए, Q should not be equal to 0। ठीक है, तो Q should not be equal to 0, ये लिख लो, फिर मैं इसकी वजह भी समझाता हूँ कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। तो P और Q की फॉर्म में होगा रैशनल नंबर्स और Q को 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अब सवाल आ गया, क्यों नहीं होना चाहिए इसको 0? तो बच्चों मैथमेटिक्स ये कहता है कि C नंबर के नीचे यस 0 आ जाए तो उस नंबर का जवाब इंफिनिटी आ जाता कि अनडिफाइंड। यानी अगर मैं 5 लिखूं, 5 को 0 से डिवाइड करूं तो जवाब आ जाएगा इनफिनिटी। या इनफिनिटी को कहा जाता है अनडिफाइंड, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसीलिए 0 को हम नहीं रखते। ठीक है, ये 0 अगर नीचे आ जाएगा किसी चीज के नीचे
उसका जवाब इनफिनाइट होगा या अनडिफाइंड होगा। जी मैं आ रहा हूँ फयाज, आ रहा हूँ बेटा इस तरफ आ। तो एक तो ये बात समझ आ गई। तो किसी चीज के नीचे जीरो है तो इसका जवाब क्या होगा? अच्छा जी ठीक हो गया जी, अनडिफाइंड कर लो, ठीक है इकरा, अब ठीक है। अनडिफाइंड होगा। अगर आप ये कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे और 5 ओवर 0 करोगे तो वहां पे भी मैथ एरर आ जाएगा, आपका कैलकुलेटर पे भी एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात बच्चों यहाँ पे ये है कि अगर आप इस अनडिफाइंड को इधर ले आओ, यानी 5 ओवर इंफिनिटी कर दो तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। यानी किसी चीज के नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइंड, किसी चीज के नीचे अनडिफाइंड आ जाए तो 0। तो ये आप बातें ज़हन में रख लेना। वैसे ये अक्सर सवाल। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं पी ओवर क्यू की वापस फॉर्म पे कि जो नंबर बटे में होंगे और वो शर्त पूरी हो रही होगी कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, उन नंबर्स को कहा जाएगा रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बच्चों बात? जल्दी से मुझे ओके की कॉल दे दो तो फिर मैं एक इसमें इजाफा कर। बच्चों थक तो नहीं गए? ठीक हो गया, चलो जी सही है। चलो आगे चल। अब बच्चों जो रैशनल नंबर्स होते हैं, अच्छा जी गुड, वेरी गुड, अगर ऐसा है तो। अब बच्चों अब आज की हम बात आगे चलाएं थोड़ी सी। तो रैशनल नंबर ना दो तरह, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके हम ट्री बना लेते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर होते हैं दो तरह के, एक को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग, और दूसरे को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। पहले टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या रिपीटिंग भी अक्सर हो जाता है, रिपीट भी करते हैं। अभी एग्जांपल देता हूं तो ये बात मजीद समझ आ जाएगी। देखो बच्चों आप लोग अपने अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोलो जरा जल्दी से और मुझे आंसर बताओ 1/2 का, 1/2 का आंसर, 1/2 का पॉइंट्स में जवाब बताओ मुझे जल्दी से। ओके इकरा, I think you are a mathematician. Safir, Maniha, very good. Okay. ये मुझे समझ नहीं है मुख्ततम और गैर मुख्ततम, लेकिन बारह अच्छा ठीक है, इख्तिताम से निकला ये लफ्ज़। तो बच्चों देखो 0.5, अब देखो जी हाफ करना, ये बच्चों आ गया आपके पास 0.5, 1/2 को आपने डिवाइड किया तो जवाब आया 0.5। अब जरा जो बात समझाना चाहूँ, अब बच्चों डिवाइड करो 1/3 का जवाब निकालो जरा। अब कैलकुलेटर पे 1/3 का जवाब निकालो, देखो क्या आता है। क्या डिवीजन समझाऊंगा आप लोगों को। यस बिल्कुल एक जवाब आ गया, अप टू सो ऑन, ठीक है फयाज, मुबश्शिर ठीक है बच्चा, इकरा खत्म हो रहा है, ये चलता रहेगा। देखो जो 3 3 3 3 ये तो ट्रेन बन जाएगी ना, तो आपका यस ये खान साहब जियो, ठीक है। तो वो 1/3 का जवाब आएगा 0.333 और जैसे खान साहब ने कहा एक लंबी लाइन 3 बार चलेगी। यस जारी रहेगा, स्ट्रगल फॉर बेटर लाइफ। ओके स्ट्रगल फॉर बेटर लाइफ, अपना नाम बेटा अपना लगाओ, ठीक है, ताकि आपका ये जो है वो नजर भी आए। अब बच्चों जो 1/3 है 0.333 सो ऑन। अब जरा देखो ये, अब मेरा ख्याल बात क्लियर हो जाए। जो पॉइंट के बाद डेसिमल्स या डिजिट्स खत्म हो जाए, ऐसे बटे ऐसे डिविजन्स, मोहम्मद हमजा जज़ाकल्लाह बच्चा, तो जो पॉइंट्स के बाद खत्म हो जाए उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे 0.5 के बाद कुछ भी नहीं है तो ऐसे को कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और जिसके पॉइंट के बाद लाइन लग जाए, ठीक है, और वो रिपीट भी कर रहा हो, ऐसे को कहेंगे नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। अब आई होप कि ये बात मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। जी मैंने आप बच्चों क्लियर हो गया ये? अच्छा जज़ाकल्लाह बच्चा, जज़ाकल्लाह। अच्छा चले आगे, कहानी आगे चलाएं। गुड, अगर आपको समझ आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात। चलो जी अच्छा बच्चों ये बात करते हैं बच्चों, देखो असल बात ही ये है, समझ आनी चाहिए।
बच्चा हमारे पाकिस्तान में मुझे मना किया गया, और वो बात ठीक है, मना नहीं किया गया इसको बोलने में, क्योंकि आपने ये बातें सुनी है कि बच्चा हमारे मुल्क में ना पैसे तो भरता ही है, लेकिन उसको समझ में तो आए ना, कुछ मिले भी तो सही बार। चलो जी आगे चलते हैं। अब आ जाओ बच्चों इर्रेशनल नंबर्स। ये बस आखिरी आखिरी बात मैथमेटिक्स में, इर्रेशनल वो अकलमंद नंबर्स है, अब ये कम अकल नंबर्स हैं। इर्रेशनल जैसे आप कुछ भी कर लो और आप अपने घर वालों की नजर में इर्रेशनल कुछ भी कर लो, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, वो लिख लो, उसके बाद उस पर गपशप लगा लेंगे। तो बच्चों लिख लो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। The numbers which are neither terminating nor repeating. The numbers which are neither terminating, ना ही वो मनूस खत्म हो, nor repeating, ना ही दोहराए जाए। पॉइंट के बाद neither terminating nor repeating, ये जो नंबर्स होंगे इन नंबर्स को कहा जाता है बच्चों इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और ये नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इनको याद करना सबसे आसान है। ये नंबर्स वो नंबर्स होते हैं √2, √3, √5, √7, √11, इस तरह के जो डिजिट्स आएंगे जिनका आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पॉइंटों में आएगा, ना ही वो खत्म होगा। जी रैशनल्स कुछ नहीं है, इकरा इसमें कैटेगरी और पाई, हाँ पाई वाला नंबर भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो रूट नंबर एंड पाई नंबर्स जो है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 और आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आपके वो नंबर्स जो रिपीट ना हो और खत्म ही ना हो, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, तो नंबर इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? अब आज की बिल्कुल मैथमेटिक्स के ऊपर आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात ये है बच्चों, आखिरी चीज होती है रियल नंबर्स, हकीकी नंबर, हकीकी अदद, इसको हम लिखते हैं आर, आर के नीचे घटा लगा के आर की वो पीछे ले जाओ, तो ये रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किन किन नंबर्स को मिला के बनते हैं बेटा, डिफरेंस नहीं है, टर्मिनेटिंग उसी के टाइप। तो रियल नंबर्स के लिए फार्मूला लिख लो Q, कैपिटल Q यूनियन, ये U का साइन जब डालेंगे यूनियन Q डैश, ये लिख लो फार्मूला, फिर मैं बता देता हूं, ये बात बहुत आसान है। रियल नंबर्स इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। अब यूनियन का मतलब होता है यूनियन, मिला देना, जोड़ देना, दो चीजों को जोड़ता है। Q का मतलब होता है रैशनल नंबर्स और Q डैश का मतलब होता है इररेशनल, यानी रैशनल और इररेशनल को मिला दें तो वो रियल नंबर्स बन जाए। जो रैशनल और इररेशनल को मिला दें तो वो आपके रियल नंबर्स बन जाते हैं। बच्चों क्लियर है? जल्दी से बताओ क्लियर है? तो मैं एक तीसरा सब्जेक्ट भी सिर्फ 10 मिनट में पढ़ा दूं थोड़ा सा, ताकि पक्की खरीदने में आसानी। हाँ बच्चों बताओ। नया, यस सर, आएंगे आएंगे प्रयास कल आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। आज मैंने भी कुछ स्टार्ट किया, आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कल टाइम बहुत तरीके पढ़ाऊंगा। ओके जी सर, फिर सब कह रहे हैं जी सर प्रोसीड। चलो बच्चों हेडिंग दे दो अब जल्दी से, इस्लामियात। इस्लामियात के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, आज सिर्फ हल्का सा सिर्फ 4-5 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फ्री कर देता हूँ। आई होप कि आप लोग भी थक गए होंगे, थक गए हो। तो इस्लामियात, अब बच्चों इस्लामियात की अगर बात करें, इस्लामियात में सबसे पहला तरह का, जी जी बिल्कुल यूनियन यूज करते हैं, उसमें वो तो एक फंक्शन होता है ना दो चीजों को जोड़ने का। यहाँ पे हमने उसको सिंबॉलिकली यूज किया, सिंपल यूज किया कि हमें पता लगे थोड़ा। जी ठीक कह रहे हो, ये आप मुश्किल, और देखो मैं इसीलिए जब मेरा पढ़ाने का तरीका होगा वो ऐसे ही होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चीजों को अलग इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पेपर में आइडेंटिफाई करने में मसला ना हो, ठीक है। बहुत सारी अकेडमीज, बहुत सारे लोग इसको बस आते हैं और भाषण देते हैं, गायब हो जाते हैं।
वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता बच्चा। इसीलिए बेटा ऐसे अभी आपको जब आगे क्लास चलेगी मैं करंट अफेयर करवाऊंगा 2021 में पूरे करवाऊंगा, 2022 में इस महीने इंशाल्लाह करवाऊंगा जिंदा रहा तो, और ग्राफ बढ़ाने का मैं फायदा ने बड़ी कोशिश की मुझे खींच के लाने की, और ये क्रेडिट सारा मेरा फायदा हो जाता है। तो ये जो आपके जो है ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डील करेंगे। आपको कैटेगरी के हवाले से पढ़ाऊंगा, क्लास बन जाती है आप लोगों की इंशाल्लाह मैं ये सबसे साथ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाओ बच्चे इस्लामियात। अब इस्लामियात में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका जो सवाल आता है वो आता है अंबिया की जिंदगी से। जी जी बेटा नमाज का टाइम हो गया, आई नो। हाँ शहबाज गुलजार कह रहे हैं सर इस्लामियात में बच्चे तो बहुत बोलते ही रहेंगे, ठीक है जी चलिए स्टार्ट। तो बच्चों इस्लामियात में जो पहला हमारा टॉपिक है वो आता है प्रॉफिट्स या अंबियाए कराम। अब अंबियाए कराम के ऊपर हम देखो 1,24,000 अंबियाए कराम आया, 1,24,000 कोई पढ़ा सकता है ना पढ़ सकता है, ना ही पीपीएस सवाल है। तो जो प्रोमिनेंट है जिनके पास साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, प्रोमिनेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं माशाल्लाह हमारा, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भी नहीं सारे ही अहम है, मतलब जिनके पास साथ बातें जुड़ी हुई है बहुत। सबसे पहले पैगंबर हम जो दरमियान में आते हैं, साथ साथ मैं भी देता हूँ, मुझे पता है आज का टाइम है बेटा, मैं भी सब 10 मिनट बाद पास आऊँ। तो बच्चों पहले पैगंबर जिनकी आप हेडिंग दे दो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम की हेडिंग को इसके ऊपर मैं 2-4 पॉइंट्स लिखवाता हूँ, लिखते जाओ। हजरत आदम की सबसे पहले जो सवाल आता है बच्चों हजरत आदम के ऊपर वो आता है जनाब औलाद। तो बच्चों औलाद की अगर हम बात करें तो हजरत आदम के 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। लिखो हजरत आदम के 3 बेटे हैं 2 बेटियां। 2 का नाम तो हमारे कौम को अल्हम्दुलिल्लाह इस पर याद होता है, जैसे हम खुद बड़े नेक हैं और बस उनसे गलती हुई थी। तो एक का नाम है हाबील, एक का नाम है काबील और एक का नाम है शीस। जी और शेख अली कह रहे हैं हाबील का बिल्कुल बेटा मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इश्यूज ना हो नामों में। हाबील HABEEL हाबील, क्यू से काबील, क्यू से लिखना बच्चों जानबूझ के लिखवा रहा हूं उसकी वजह है काबील, और फिर तीसरे हैं शीस अलैहिस्सलाम। अच्छा अब बच्चों हाबील काबील और शीस, अब बात की आती है ये बेटे हैं, इनमें से 2 जो हैं वो सीन से आउट हो गए थे। एक थे काबील, काबील के क्यू ए आता है तो क्यू ए से होता है कातिल, इन्होंने ये कातिल थे, इन्होंने कत्ल कर दिया था हाबील को, ठीक है। तो काबील ने हाबील को कत्ल किया था, और ये अक्सर लोग भूल जाते हैं तो उसके लिए मैंने क्यू ए लिखा है कि क्यू ए जहां है वो कातिल, तो कातिल जो है वो काबील है और उन्होंने रसूल ठीक है जी। तो हाबील काबील और शीस, अच्छा एक तो ये। अच्छा फिर एक सवाल बड़ा जबरदस्त किस्म का आता है कि जनाब किस वो जिस खातून की वजह से लड़ाई हुई थी, जिस खातून की वजह से ये फटा हुआ था हाबील को कत्ल किया, उनका नाम क्या था? उनका नाम लिख लो, उनका नाम था अकलीमा, AKLEEMA, अकलीमा। अकलीमा वो खातून थी जिनकी वजह से काबील ने हाबील को कत्ल किया। अकलीमा AKLEEMA, ठीक हो गया जनाब। अच्छा अब अगर हम बात करें हज़रत आदम जी, अकलीमा जी वांटेड टू मैरी हर, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी अब आगे चले अगर बच्चों, तो फिर आता है सवाल जनाब कुरान में कितनी दफा हजरत आदम का जिक्र है? तो बच्चों कुरान में 25 दफा, 25 बार, जी बिल्कुल ठीक है मुबशिर, 25 टाइम्स हजरत जी बिल्कुल सेकंड डॉटर, क्योंकि उस टाइम तो वहीं से नस्ल चल रही थी, उस टाइम ये था मामला शादी का, क्योंकि नस्ल आगे चलनी थी। तो अब बच्चों आगे चले तो 25 जी ऐसे ही, तो 25 दफा जिक्र है। इसके बाद अगर लकब की बात करें, जो कुरान में अल्लाह ने लकब दिया, बेटा ये नस्ल कैसे चली थी? ये कैसा सवाल है? ऐसे चलती है बेटा, वैसे चली थी, ठीक है। शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं। दूसरी डॉक्टर का जो नेम है ना वो कुछ किताबों में कुछ है, एक जबान पे हबरियों में नेम है, इसलिए वो ना नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं है, इस वजह से वो मैंने नाम नहीं। हारिस लतीफ 25 टाइम्स कुरान में जिक्र आया है,
इसलिए मैंने दूसरा नाम नहीं लिख पाया। जो श्योर है वो लिखवा दे जिसके पीछे लड़ाई हुई थी, जो किताब से। अच्छा जी, अब अगर आगे चले बच्चों, तो हजरत आदम का जो कुरान में लक़ब है, जैसे देखो बच्चों कलमा है ना, कलमे में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो इसी तरह हजरत आदम के लिए जो कलमा था उसका वो था ला इलाहा इल्लल्लाह आदमु सफीउल्लाह, ठीक है। इनका हजरत आदम का लक़ब लिख लो, इनका लक़ब है सफीउल्लाह, बहुत सिर्फ से लफ्ज निकला, सिर्फ आदमु सफीउल्लाह, ये वो लक़ब है जो अल्लाह की तरफ से दिया गया है। अब ये तो अल्लाह ने लक़ब दिया है ना बच्चों, जो इंसानों ने हजरत आदम के साथ लक़ब लगाया है, आदम पैदा नहीं हुए थे, आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया था, मैं आता हूँ अभी इसमें। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आगे चलें तो बच्चों सफीउल्लाह के बाद जो इनको लक़ब दुनिया में दिया गया उसको कहते हैं अबुल बशर, यानी बशर इंसानों के बाप, अबुल बशर इंसानों के बाप। अच्छा जी, बस अब आखिरी तो बात करी क्योंकि टाइम ओवर होने वाला, सवाल था 8 तक की क्लास चलानी थी। अच्छा सॉरी, तो इसमें बच्चों जो हमारी आखिरी दो बातें वो लिख लो, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा हाँ, फिर ये जो आप पूछ रहे थे कि हजरत आदम को कहाँ उतारा गया, तो बच्चों हजरत आदम को उतारा गया श्रीलंका में, एक पहाड़ है कोहे आदम, लिख लो। नहीं फैज रसूल अबुल अंबिया इनका नहीं है, आगे चलते हैं अभी। तो बच्चों लिख लो, कोहे आदम जो है वो श्रीलंका में है, श्रीलंका में एक पहाड़ है कोहे आदम, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई आप देख सकते हो, हजरत आदम को उतारा गया, उनके पांव के निशान उस पहाड़ पे आज भी मौजूद है, तो कोहे आदम। अच्छा फिर आगे चलें जी, वो बिल्कुल हजरत इब्राहिम है, जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम को कहा, वो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, अभी जरा वापस आ जाओ। और फिर आखिरी बात कि आदम लफ्ज का मतलब क्या बच्चों, आदम लफ्ज का मतलब है गंदुमी रंगत वाला। हम लोग गंदुमी रंग, अब कोई गंदुम जो है वो व्हाइट आटे की होती है, यूरोप में व्हाइट आटा है, अब यहाँ पे ये वाला हम सारे ब्लैक्स है और सारे व्हाइट्स है, ठीक है। तो बेटे गंदुम बेसिक, तो गंदुमी रंगत वाला आदम, कोई बात नहीं आया, कोई बात कोई मिस्टेक, हमने काफी पढ़ लिया ना इन कमेंट्स के बावजूद भी। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर, आई होप कि कुछ समझा पाया होगा मैं, आप लोग राजी हो तो बेटा मैसेज करो, तो फिर मैसेज करो, ठीक है, मैसेज करो, बात बहुत लंबी हो जाएगी हमारे पास, तो आप लोग मैम से रब्ता करोगे, सारे के सारे नहीं हो मैम से रब्ता करोगे, और आई एम हैप्पी विद बोथ साइड्स। बहुत शुक्रिया बच्चों, कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी 7 बजे, आई होप कि 7 से 8 होगी, फिर मैं नमाज ब्रेक दे दूंगा कल 15 से 20 मिनट, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखना सब लोग, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।